अगर किसी एक व्यक्ति को भी घर नहीं मिला या नहीं लेने दिया गया तो शिवसेना शांत नहीं बैठेगी। उस डेवलपर के साथ लड़ाई लड़के धारावी के उस रहिवासी को घर जरूर दिलाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है इसमें कि एसआरए में कहीं भी जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनता है और जब रिहैबिलिटेशन दिया जाता है, उनका पुनर्वसन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पात्र रहिवासियों को घर मिलता है। धारावी की भूमिका, धारावी का प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पर अपात्र रहिवासियों को भी घर देने का प्रस्ताव है। तो एक एक अपात्र रहिवासी को भी घर मिले, उसके हक का, इसके लिए भी शिवसेना वचनबद्ध है। उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे ने परसों बड़ा जोर से बोला है कि हम जब सरकार में आएंगे तो धारावी का ये पूरा टेंडर रद्द कर देंगे, अदानी सिटी नहीं बनने देंगे मुंबई में। सबसे पहले तो वो दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, ये पक्का हो चुका है। दूसरा, वो जो दिसंबर 2023 और जुलाई 2024 ये 2 बार जो धारावी के प्रोजेक्ट के खिलाफ उन्होंने बोला है, उसे लेकर के हमारे पास 3 सवाल हैं और तीनों सवाल का जवाब हम उनसे मांगते हैं। पहला सवाल यह है कि जब 2019 के नवंबर महीने में ये मुख्यमंत्री बने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से, तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने तत्काल नवंबर महीने में, 2020 के नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में वो टेंडर रद्द किया था जो अदानी से पहले सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन को मिला था। दुबई बेस्ड एक कंपनी थी जिसको जनवरी 2019 की टेंडरिंग में धारावी के रीडेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट मिला था। जनवरी 2019 अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब एक ऐसी सरकार जिसके प्रमुख श्री देवेंद्र फडणवीस थे और जिस सरकार को उस समय के शिवसेना का पूरा समर्थन प्राप्त था, उबाठा का समर्थन प्राप्त था। उद्धव ठाकरे जी उस सरकार के हिस्सा थे और जब उद्धव ठाकरे जी उस सरकार के हिस्सा थे तब जनवरी 2019 में एक सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन करके एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका मुख्यालय दुबई में है, मुंबई में भी उसका कार्यालय है, शाह करके उसके मालिक हैं। ओरिजिनली ये लोग बहरीन के रहने वाले हैं लेकिन हैं हिंदुस्तानी। इनकी कंपनी वॉज सक्सेसफुल बिडर और उसमें अदानी को डिफीट किया था। अदानी ग्रुप को डिफीट करके सेकलिंग को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उसमें कुछ तांत्रिक अड़चन थी जिसकी वजह से उस टेंडर को तात्कालिक तौर पर होल्ड किया गया था। लेकिन जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अक्टूबर 2020 में वो टेंडर को स्क्रैप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि आपने उस टेंडर को स्क्रैप क्यों किया था, कैंसिल क्यों किया था? क्योंकि जैसे ही आपने उस टेंडर को कैंसिल किया, आपने अदानी ग्रुप के लिए धारावी में घुसने का रास्ता खोल दिया। जिस अदानी ग्रुप के ऊपर आपको इतना ऐतराज है और आपको लगता है कि पूरे मुंबई को अदानी खा जाएंगे, उस अदानी को जनवरी 2019 की टेंडरिंग प्रोसेस में रोक दिया गया था। लेकिन आप जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो आप उस टेंडर को स्क्रैप करके अदानी को एक बार फिर से धारावी में घुसने का मौका देते हैं, उसके लिए रास्ता खुला छोड़ देते हैं। क्या यह आपका अपना निर्णय था? इस निर्णय के पीछे कोई लेन देन था? उस समय सरकार में जो लोग थे उसमें शरद पवार जी की पार्टी थी। शरद पवार जी और अदानी ग्रुप के बीच क्या रिश्ता है सबको मालूम है। कैसे अपनी गाड़ी में शरद पवार जी के आमदार उनको बैठा के घुमा के लेके जाते हैं, पूरा बारामती घुमाया जाता है, ये सबने देखा है। तो क्या शरद पवार का कोई दबाव था? और सबसे मजेदार बात है कि कांग्रेस पार्टी जो रोज हम दो हमारे दो और पूरी केंद्र सरकार 2 उद्योगपतियों के लिए चल रही, इसके लिए रोज राग अलापती है, तब कांग्रेस की सरकार में थी और कांग्रेस चुप थी।
कांग्रेस की जो आमदार धारावी की हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर खूब ऑब्जेक्शन लिया, उसी सरकार में मंत्री थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। टेंडर कैंसिल होने के बाद अक्टूबर 22 में टेंडर कैंसिल होने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार ने धारावी के लिए एक नया टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस शुरू किया और जब तक प्रोसेस चल रहा था तब तक जून 2022 आ जाता है और उनकी सरकार गिर जाती है। जून 2022 के बाद एक नई सरकार आती है, एकनाथ शिंदे जी उसके मुख्यमंत्री और फडणवीस जी उसके उप मुख्यमंत्री। इस सरकार ने आगे जाकर के अक्टूबर 22 में टेंडर फ्लोट किया धारावी के लिए फिर से। वो जो टेंडर फ्लोट किया है उसमें एक लाइन भी नया नहीं है। जो टेंडर उद्धव ठाकरे ने क्रिएट किया था, बनाया था, वही टेंडर एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने फ्लोट किया। आज जिन मुद्दों के ऊपर उनका ऑब्जेक्शन है उसमें पहला मुद्दा यह है कि धारावी कराना 500 स्क्वायर फीटचा घर मिळाले पाहिजे। मतलब धारावी के लोगों को अगर 500 स्क्वायर फीट का घर नहीं मिले तो मैं रद्द कर दूंगा। लेकिन जो टेंडर उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार ने बनाया था उसमें 350 स्क्वायर फीट है और उसी टेंडर को शिंदे जी की सरकार ने फ्लोट किया, जिसके आधार पर अदानी की एंट्री होती है, अदानी ग्रुप को टेंडर मिलता है। जितनी शर्तें शिंदे सरकार ने इस टेंडर में डाली है, जिसको अदानी समूह को मिला जो टेंडर, वो सारी शर्तें इसी डॉक्यूमेंट में है। एंड दिस डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड बाय उद्धव ठाकरे, नन अदर देन उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट। तो आज अगर धारावी रीडेवलपमेंट के लिए जो टेंडर हमने फ्लोट किया, जो उनको मिला और जिसके आधार पे वहां रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, उस पर अगर उसकी किसी भी शर्त पर आपको ऐतराज है तो हमारा पहला सवाल है कि फिर उन शर्तों को आपने डाला क्यों था अपने डॉक्यूमेंट में। इस सवाल का जवाब अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया। और तीसरी, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूं। इसमें एक चीज है जो कल परसों बोल रहे थे, टीडीआर। इस डॉक्यूमेंट में उद्धव ठाकरे ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया और हमारी सरकार ने जो रिलीज किया, उन दोनों के बीच ये एक डॉक्यूमेंट है जो अलग से ऐड किया गया है, वो टीडीआर। धारावी प्रोजेक्ट में जो टीडीआर जनरेट होगा, उस टीडीआर को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। ये एक फ्रेश इस गवर्नमेंट ने डाला। इस डॉक्यूमेंट को रिलीज करने के 3 दिन पहले 28 सितंबर 2022 को ये टीडीआर डॉक्यूमेंट जीआर के तौर पर रिलीज किया गया था। उसके बाद 3 दिन बाद टेंडर डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, फ्लोट होता है टेंडर, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, अदानी आते हैं और अदानी बाद में लेके चले जाते हैं। इसमें उनको ऐतराज क्या है? पहला ऐतराज यह है टीडीआर पे कि साउथ बाउंड नहीं होना चाहिए, साउथ बोर्ड्स नहीं होना चाहिए। जरा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे। मुंबई हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि कोई भी बिल्डर जब बिल्डिंग डेवलप करेगा और अगर वो एफएसआई कंज्यूम नहीं कर सकता, और जो एफएसआई कंज्यूम नहीं होता वो टीडीआर बन जाता है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। मतलब वो एफएसआई बेचा जा सकता है किसी और डेवलपर को। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर यह है कि अगर मान लीजिए बांद्रा में कोई टीडीआर जनरेट होता है तो वो टीडीआर का इस्तेमाल मालाबार हिल पे नहीं होगा, आगे होगा नॉर्थ की तरफ। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। बांद्रा का टीडीआर अंधेरी जाएगा, पार्ला जाएगा, बोरीवली जाएगा, दहिसर जाएगा। तो धारावी का भी टीडीआर उधर ही जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। इसमें जानकारी यह है, इसमें प्रोविजन यह है कि आप साउथ बॉन्ड भी कर सकते हैं, साउथ साइड में भी कर सकते हैं। इस पर उनको ऐतराज है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई के लोगों को दिग्भ्रमित करने के बजाय जो सही जानकारी है वो लोगों के साथ शेयर करिए। 2018 में डीपी 2034 पास हुआ है बीएमसी में। उस समय शिवसेना उबाठा की सत्ता थी वहां पे, और उस डीपी में यह प्रोविजन है कि कहीं का भी टीडीआर कहीं भी यूज कर सकते हैं। यानी टीडीआर साउथ वार्ड भी हो सकता है, नॉर्थ वार्ड भी हो सकता है।
यानी बोरीवली का टीडीआर मालाबार हिल में भी हो सकता है, मालाबार हिल का टीडीआर बोरीवली भी जा सकता है। मतलब हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर के डीपी में हम लोगों ने ये प्रोविजन किया है, और प्रोविजन करने वाले और कोई नहीं, उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी, उनके नगर सेवक है। टीडीआर पे मेन ऑब्जेक्शन इनका ये है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि भाई टीडीआर क्यों, बड़ा बेवकूफी भरा प्रश्न है। इसलिए क्यों फनल जोन आता है। फनल जोन मतलब होता है कि एयरपोर्ट का एक जोन जो ऐसे आता है, जैसे जैसे एयरपोर्ट के आप करीब जाएंगे वहां पर हाइट रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। एयरपोर्ट से दूर जाएंगे तो एक एरिया, एक परिसर तक, एक पेरीफेरी में हाइट रिस्ट्रिक्शन होता है। मान लीजिए आपकी जमीन को एफएसआई मिलता है कि आप 10 माला बना सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट का जोन है तो 5 माला ही बना सकते हैं हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो बाकी 5 माला का जो एफएसआई वो टीडीआर में बेच सकते हैं। तो धारावी भी उसी जोन में आता है। इनको एफएसआई मिल रहा है लेकिन हाइट रिस्ट्रिक्शन है, तो वो जो एक्स्ट्रा एफएसआई है उसको टीडीआर में कन्वर्ट करके बेचना ही पड़ेगा, और टीडीआर में कन्वर्ट करके बेचेंगे तो कैश मिलेगा। उस कैश की वजह से ये प्रोजेक्ट वायबल हो रहा है। इसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और शुरू के 10-15 वर्षों तक इसमें से कोई रिटर्न नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल, चूंकि प्रोजेक्ट को वायबल करना है, ये प्रोजेक्ट आज से नहीं बन रहा है, 76-78 से धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान हो रहा है। 99 में सीरियसली प्लान हुआ, उसका पता नहीं कितने डेवलपर आए, कितनी बार डीपीआर बना, हमेशा बनता है रद्द होता है, बनता है रद्द होता है। अब कहीं जाके धारावी के रीडेवलपमेंट का जो सपना है साकार होते हुए दिख रहा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जब धारावी का डेवलपमेंट का, रीडेवलपमेंट का सपना साकार होते हुए दिख रहा है, तब उसके विरोध में निकले हैं। इसलिए मैंने बिगिनिंग में एक सवाल रखा था कि दिसंबर 2023 में विरोध करते हैं, पूरा प्रोटेस्ट, एक जोरदार मोर्चा होता धारावी में। कुठल्या परिस्थितीत आम्ही धारावी अदानीकडे जाऊ देणार नाही, इस प्रकार का मरने मारने वाली बात। ये दिसंबर की बात है। दिसंबर 2023 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने तक शांत हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उद्धव जी पूरे मुंबई में घूम रहे हैं, धारावी रीडेवलपमेंट के ऊपर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। धारावी खुद जाके क्या बोले मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, उनके उम्मीदवार ने कितना बोला होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे दिसंबर 2023 से लेके जून 2024 तक शांत हैं, इस पूरे विषय पे चुप हैं। आज जुलाई महीने में फिर से धारावी उनको याद आती है और अदानी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद असेंबली का इलेक्शन, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, तो तब लोकसभा का चुनाव था। आपने अदानी के खिलाफ एक जोरदार स्टैंड लिया, पता नहीं क्या डील की। अब विधानसभा चुनाव है, फिर आपको चंदा चाहिए, फिर आप शोर मचा रहे हैं। तो मैं धारावी के नागरिकों को आगाह करना चाहूंगा, वो आपके लिए नहीं अदानी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए चंदा वसूलने के लिए ठीक चुनाव के समय धारावी को मुद्दा बनाकर लोगों के सामने आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आए, चंदा लिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, उद्धव जी ठाकरे बाला साहब जी की कसम खा के कहें, बाला साहब जी की शपथ लेके कहें कि उन्होंने अदानी से एक भी पैसा चंदा कभी नहीं लिया। शपथ लेके कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक पैसा चंदा नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ चुनाव में चंदा वसूलने के लिए धारावी के डेवलपमेंट के खिलाफ एक स्टैंड लेने वाली बात हो रही है। परसों के एक बयान में उन्होंने बहुत ही फैक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है कि अदानीला अजून 500 एकड़ जमीन पाइजे, ऐसा कुछ बोला ना, 500-550 एकड़ और जमीन चाहिए। अदानी को नहीं चाहिए, अदानी ग्रुप को जमीन नहीं चाहिए। वो जमीन काहे के लिए है? जो धारावी के अपात्र रहिवासी हैं, 60,000 पात्र हैं वहां पे, 60,000 घर पात्र हैं।
अगर मुख्यमंत्री जी का जो अनाउंसमेंट है परसों विधानसभा में कि 1+1 यानी पहला माला भी हमें रेगुलर करना, तो मतलब 60,000 और ले लीजिए तो 1,20,000 घर रेगुलराइज होंगे जिनको वहां पर घर देना है धारावी में। अगर 1+3 बना हुआ है धारावी में, एवरेज 1+3 1+4 ही है वहां पे, तो अगर 2 माला और है तो 1,20,000 और घरों को रिहैब करना है, परिवारों को रिहैब करना है। यानी 1,20,000 और घर बनाना है, और उसके लिए जो जमीन होगी वो अदानी ग्रुप के मालिकी का जमीन नहीं होगी, वो जमीन महाराष्ट्र सरकार की होगी, इशारे की होगी या कलेक्टर लैंड होगी, और वो जमीन हमारी होगी। उसके ऊपर घर बनाने की जिम्मेदारी अदानी ग्रुप की है। मतलब उनको जमीन नहीं चाहिए, वो जमीन चाहिए जहां उनको घर बना के जो अपात्र लोग हैं उनको रिहैब किया जा सके। तो आज जो 500 एकड़ जमीन की बात हो रही है उसका विरोध करके धारावी के जो अपात्र लोग हैं उनके रिहैबिलिटेशन का विरोध कर रहे हैं, उनके पुनर्वसन का विरोध कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो मैंने जैसा प्रारंभ में कहा था, हम धारावी के डेवलपमेंट के पक्ष में खड़े। पूरा मुंबई, पूरा हिंदुस्तान चाहता है, पूरा धारावी चाहता है, लेकिन धारावी के एक एक व्यक्ति को, एक एक रहवासी को घर मिले रीडेवलपमेंट के बाद, ऐसी हमारी इच्छा। और अगर उसके घर मिलने में कोई अड़चन आएगी तो उस अड़चन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा ये हमारी भूमिका है। हिंदी में चल जाएगा, चलें? धारावीचा जो रिडेव्हलपमेंटचा प्लॅन आहे, प्रोजेक्ट आहे, त्याच्या विरोधात उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा आवाज उठवलेला आहे। 6 महिन्या गप बसल्यानंतर 2-3 दिवसापूर्वी त्यांनी पुन्हा एकदा धारावीचा रिडेव्हलपमेंट होऊ देणार नाही असा त्यांनी घोषणा केलेली आहे। आमच्या मनात 3 प्रश्न आहे याबद्दल। पहिला, जानेवारी 2019 मध्ये जेव्हा धारावी रिडेव्हलपमेंटचा पहिला टेंडर फ्लोट झाला होता आणि त्याच्यामध्ये सेकलिंग टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन नामच्या एक प्राइवेट रियल एस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनीला टेंडर मिळाला होता। त्यांनी अदानीला पराभूत केला होता बिडिंग प्रोसेस मध्ये। तो जो टेंडर होता उद्धव ठाकरेजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी का कॅन्सल केला, का रद्द केला, हा आमचा पहिला प्रश्न आहे। दुसरा प्रश्न आहे की ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2022 मध्ये जेव्हा धारावी रिडेव्हलपमेंटची नवीन टेंडर टेंडर फ्लोट झाली, तो टेंडर डॉक्युमेंट ॲक्च्युअली उद्धव ठाकरेची गव्हर्नमेंटने बनवला होता। म्हणजे शिंदे आणि फडणवीसजीची जो सरकार होती त्यांनी जो टेंडर फ्लोट केला त्याचे सर्व अटी आणि शर्त उद्धव ठाकरेची सरकारने टाकली होती आणि त्यांचाच डॉक्युमेंट होता ज्याला रिलीज केला शिंदे आणि फडणवीस सरकारने। आणि तो डॉक्युमेंट इकडे आमच्याकडे आहे, एक्झॅक्टली तोच डॉक्युमेंट आहे। आणि तिसरा जो सवाल आहे टायमिंगचा, तुम्ही 2023 डिसेंबर महिन्यामध्ये जोरदार विरोध करता, जोरदार हल्ला करता अदानी ग्रुपवर, आणि धारावीची लूट झालेली आहे, धारावीचा रिडेव्हलपमेंट होऊ देणार नाही, कारण 2-3 महिन्यानंतर लोकसभा निवडणुकी होतं। तो लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्ही धारावीचा पहिला विरोध केला, आता विधानसभाच्या निवडणुकी येत आहे त्याच्या तोंडावर तुम्ही आता दुसऱ्यांदा विरोध करत आहात। म्हणजे तुम्हाला धारावीचे लोकांच्या नावाने फक्त विरोध करून अदानीकडून चंदे पाहिजे, पैसे पाहिजे, हाच तुमचा हेतू आहे असा आम्हाला वाटतो, असा आमच्या मनात प्रश्न आहे। जेव्हा लोकांचा रिडेव्हलपमेंट, लोकांच्या घराचा प्रश्न असतो तेव्हा स्वतःचा जो स्वार्थ आहे त्याला बाजू ठेवायला पाहिजे। पण उद्धव ठाकरे फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि पक्षासाठी चंदा उगवण्यासाठी फक्त हा पर्पस घेऊन ते धारावीच्या रिडेव्हलपमेंटचा विरोध करत आहेत। आमचा याचा विरोध आहे। आम्ही धारावीच्या रिडेव्हलपमेंटच्या
पक्षामध्ये उभे आहोत, पण कधीही लोकांना घर, प्रत्येक लोकांना तिकडे घर मिळाला पाहिजे, हा आमचा एक पहिली आणि आखरी शर्त आहे. पात्र किंवा अपात्र सर्व प्रकारचे जो रहिवासी आहेत धारावीमध्ये त्यांना धारावी नाही तर दुसऱ्या ठिकाणावर नवधारावी जो एक प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये सर्वांना घर भेटेल. ते सांगतात की 350 स्क्वेअर फीटच्या ऐवजी 500 स्क्वेअर फीटचा घर मिळाला पाहिजे. त्यांनी जो डॉक्युमेंट तयार केलेला आहे त्याच्यामध्ये 350 स्क्वेअर फीटचा घर देण्याचा त्यांनी अट ठेवला होता. जेव्हा तुम्ही डॉक्युमेंट तयार करत होता तेव्हा तुमच्या मनात हा प्रश्न नव्हता का? असा ढेर सारे काही प्रश्न आहेत ज्याच्यावर उद्धव ठाकरेचा जो विरोध आहे फक्त असा वाटतो की फक्त विरोधासाठी विरोध करतात, चंदा उगवण्यासाठी विरोध करतात. लोकांचा पुनर्वसन झाला पाहिजे हा विषय त्यांच्या मनात नाही आहे. झाला? आपने कहा कि दिसंबर में एक आंदोलन हुआ, उसके बाद वो शांत हो गए. कसम खा के ठाकरे बताया कि उन्होंने चंदा नहीं मिला. क्या आप ये कह रहे हैं कि उनको भी टेम्पो भर भर के गया? अब टेम्पो भर के गया कि ऑटो रिक्शा में भर के गया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी की कसम खा के कहें कि उन्होंने अदानी से कभी चंदा नहीं लिया. साथ में यह भी कसम खाएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अदानी से चंदा नहीं लेंगे. मजेदार बात यह है कि उनके जो मेन सहयोगी श्री शरद पवार जी हैं, उनके भतीजे या पोते जो भी हैं, आमदार पवार साहब नौजवान, वो उनको गाड़ी देते हैं कि भाई अदानी जी को अपनी गाड़ी में घुमाओ, और उनका सहयोगी बनकर उसी गाड़ी का टायर पंक्चर के लिए उद्धव ठाकरे निकले हैं. तो ये महज एक पोस्चरिंग है, जेस्चरिंग है चंदा वसूलने के लिए. वरना लोकसभा चुनाव से पहले बोमा बोम, जोरदार हल्ला, उसके बाद एकदम चुप रह गए, कुछ नहीं. ठीक विधानसभा चुनाव जैसे ही आता है एक बार फिर से हल्ला. जाहिर सी बात है चंदा चाहिए और कुछ नहीं. लिया गया है इसको लेकर स्पेसिफिक जानकारी, अगर लिया गया तो ये कानूनी अपराध होगा, आपकी सरकार है. अब कोई दिखा के थोड़ी ही लेता है कोई दिखा के तो नहीं लेता ना. अब कैसे लिया, कहां लिया, अब ये उनको बताना पड़ेगा. सरकार आपकी है, आपको लेकर तो जांच. सरकार थोड़ी एक एक पे नजर रखती है कौन कहां किससे पैसा ले रहा है. इतना आसान थोड़ी है साहब. नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी औद्योगिक घराने से पैसा लेती हैं, चंदा लेती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है. सभी पार्टियां लेती हैं, सभी पार्टियां लेती रहेंगी. हाँ, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने का प्रयास एक अरसे से चल रहा है, जिसका एक हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी है. तो आज तक वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन नहीं पाया, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ या बिल्डरों से पैसे लेती हैं, चंदा लेती हैं चुनाव लड़ने के लिए. ये इतना बड़ा पाप नहीं है. लेकिन एक तरफ चंदा लेना और दूसरी तरफ विरोध करना और फिर विरोध करके फिर से चंदा लेना, ये जो ड्रामा और ढकोसला चल रहा है, इसका विरोध हमारा है. मराठीमध्ये सांगा की काय उद्धव ठाकरेंची शपथ घ्यावी हे जे आपण म्हणताय, काय आपला नेमका आव्हान? मी बोललो की डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा धारावी प्रोजेक्टच्या विरोधात बोलले होते. तेव्हा लोकसभाची निवडणुकीची एक तयारी सुरू झाली होती. त्यानंतर 6 महिन्यात ते गप्प बसले. आमच्या मनात प्रश्न आहे, का गप्प बसलं तुम्ही? निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पण धारावी आणि अदानी ग्रुपचे कधी कुठेही चर्चा नाही झाली. आता पुन्हा जुलै 2024 मध्ये तुम्ही त्या विषयावर एक जोरदार बोंबाबोंब करता, म्हणजे निवडणुकीच्या घेणं देणं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान तुम्ही बोलता आणि चंदे घेता. आता विधानसभा निवडणुकी आलेले पुन्हा तुम्हाला चंदा पाहिजे आणि धारावीच्या जो लोकांचा डेव्हलपमेंट होत आहे त्याच्या विरोधात तुम्ही एक अदानीवर हल्ला करता. हल्ला करा. माझा असा प्रश्न आहे की तुम्ही बालासाहेबांचा शपथ घेऊन सांगा की तुम्ही कधीही अदानी ग्रुपकडून चंदे घेतला नाही, आणि पुढेही बालासाहेबांची शपथ घेऊन सांगा की तुम्ही अदानी ग्रुपकडून कधीही चंदा घेणार नाही. हा आमचा एक सरळ प्रश्न आहे, थेट प्रश्न आहे तुमच्याशी. इसके अलावा एक कल अमित शाह जी ने कहा कि अगली सरकार महायुति की होगी. इस पर आपका क्या कहना है? अगर सरकार की स्थिति बनाने की स्थिति होती है तो सीएम कौन होगा?
ये बात सही है कि अगली सरकार महायुति की ही होगी और ज्यादा ताकत के साथ आएगी, ये बात सही है। अब उसके आगे का जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो सारा जो फैसला है वो तीनों पार्टियों के प्रमुख और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के जो प्रमुख लोग हैं, अपने प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उनके बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्य नेता हैं शिंदे जी, ये सब लोग मिलकर तय करेंगे। इसलिए फिलहाल इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी हैं, उनके नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा महायुति की तरफ से। इसके अलावा कहा कि औरंगजेब फैन क्लब है महाविकास आघाड़ी, लेकिन महाविकास आघाड़ी कह रहे हैं कि हम लोग इस देश के फैन क्लब है, ना कि औरंगजेब। अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को त्यागा और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़ करके कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार की भूमिका ली है, उस भूमिका को औरंगजेब फैन क्लब की भूमिका ही कही जा सकती है। इसलिए अमित शाह जी ने सही बात कही है। उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व त्याग चुके हैं मुस्लिम वोटों के लिए, वो उनकी पार्टी का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो चुका है। इसके अलावा आज शरद पवार जी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं आरक्षण ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। आज ओबीसी आरक्षण को लेकर एक रैली भी निकल रही है जन आक्रोश। सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि तनाव आप लोग पर आरोप ये लग रहा है कि ओबीसी वर्सेस मराठा कर रहे हैं सरकार। देखिए, हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब ये आरक्षण कैसे मिले, यह एक व्यक्ति या एक सरकार और एक पार्टी नहीं तय करेगी। महाराष्ट्र के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को बैठ करके जरांगे पाटिल जी जिस प्रकार की भूमिका ले रहे हैं, उनकी भूमिका को सामने रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें मराठा समाज को भी आरक्षण मिले और ओबीसी समाज के आरक्षण को भी धक्का न लगे। अब इस सब पूरी प्रक्रिया में, जैसा छगन भुजबल जी ने एक दिन कहा था, शरद पवार ऑलमोस्ट 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र के राजकारण को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको दूर से तमाशा देखने के बजाय इस पूरे प्रकरण में उतरना चाहिए और ऑल पार्टी मीटिंग में बैठ करके शरद पवार जी हो या उबाठा हो या कांग्रेस हो, अपनी भूमिका स्पष्ट करे कि मराठा समाज को आरक्षण कैसे मिलना चाहिए। उनका जो सुझाव होगा, अगर वो जरांगे पाटिल जी को मान्य होगा तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको स्वीकार करेगी। उद्धव ठाकरे साहब अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सराहनीय बताना चाहते हैं तो आपको इतराज नहीं तो हम कहां बोल रहे हैं कि वहां के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बर्बाद कर देना है। भाई, जब धारावी का रीडेवलपमेंट होगा तो सिर्फ घर नहीं है ना, वहां पर बड़े पैमाने पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अलावे आधार पर जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान है, उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान में उन उद्योग धंधों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसा इंतजाम टेंडर डॉक्यूमेंट में है। वो वहां के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों को बचा नहीं रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, क्योंकि उनको अदानी ग्रुप से फिर चंदा चाहिए। चंदा मिल जाएगा फिर चुप हो जाएंगे। तो इसलिए हम कोई उन जो गरीब छोटे छोटे जो कपड़े के धंधे से जुड़े हैं, बर्तन के धंधे से जुड़े हैं, मिट्टी के धंधे से जुड़े हुए हैं, लेदर के धंधे से जुड़े हुए हैं, उन सबका धंधा सुरक्षित रहना चाहिए। उन सबका धंधा चलाने के लिए जो परिसर है वो परिसर बना के देना चाहिए और इसकी व्यवस्था यहां पर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो उसके आगे कौन जा सकता है? मुझे जो समझ में आया, उत्तर प्रदेश सरकार का जो फरमान था, ये जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें शिव भक्तों की एक बहुत ही कठिन तपस्या होती है और उस कठिन तपस्या में उनका उपवास होता है, शुद्धता होती है, सात्विक भोजन होता है। ऐसे में रास्ते में जो दुकानें होती है, उन दुकानों के बारे में उनको पता चलना चाहिए कि कौन सी दुकान में सात्विक भोजन मिल सकता है, कौन सी दुकान में नहीं। तो कहीं रुक करके मान लीजिए चाय भी पीनी और चाय का जो ग्लास है वो अगर मान लीजिए किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है तो उनकी सात्विकता नष्ट हो सकती है, उनकी शुद्धता नष्ट हो सकती है। तो उनके शुद्ध आचरण को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। लेकिन कुछ लोगों को यह गलत लगा, कुछ लोगों को गलत लगा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो मुझे लगता है उसके बाद सरकार इस स्टे को स्वीकार कर लेगी।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.